सिरोही से यह बड़ी खबर है जहां पर एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी की टीम ने निरीक्षण मंडार आरटीओ चेकबॉक्स पर दबिश दी है। मौके से 1,85,000 बरामद किए गए हैं। एसीबी के निरीक्षण से हड़कंप मच गया है। चालान बुक की जांच भी इस वक्त की जा रही है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, एसीबी की टीम ने निरीक्षण मंडार आरटीओ चेकबॉक्स पर दबिश दी है और वहां पर 1,85,000 रुपए बरामद भी किए हैं। इसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया है। चालान बुक की इस वक्त जांच जारी है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। एसीबी जो कार्रवाई कर रही है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं और एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। तो सिरोही में एसीबी की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। मंडार आरटीओ चेक बॉक्स पर दबिश दी। शरद हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। शरद, क्या जानकारी है इस वक्त? सर, अभिषेक जी, मैं बताऊं कि आज मंडार आरटीओ जो चेक पोस्ट पर एसीबी की जो टीम ने दबिश दी है उसके बाद हड़कंप मच गया। 1,85,000 जो राशि नगद बरामद की, उसको चालान बुक से मिलाया जा रहा है कि ये राशि अतिरिक्त राशि तो नहीं है। चालान जितने कटे हैं उतनी राशि है तो मामला सही पाया जाएगा। अगर अतिरिक्त राशि पाई गई तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आरटीओ चेक पोस्ट पर अवैध वसूली की जा रही है। अभी फिलहाल एसीबी के जो एएसपी नारायण सिंह राजपुरोहित हैं वो मौके पर है। पूरी रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। चालान बुक वगैरह दस्तावेज खंगालने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि एसीबी की टीम को वहां अतिरिक्त राशि मिली या फिर पर्याप्त राशि मिली। जी अभिषेक। शरद, तो ये कार्रवाई जो एसीबी कर रही है स्वतः संज्ञान लेकर या किसी परिवादी ने इस तरीके की कोई शिकायत की थी? जी, मैं आपको बताऊं कि चेक पोस्ट को लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देश थे एसीबी की टीम को कि वहां हर वार्षिक स्तर पर एक निरीक्षण करना भी होता है और निर्देश भी थे कि आरटीओ चेक पोस्ट को खंगाला जाए, चेक किया जाए। और कुछ दिनों से शिकायत भी आ रही थी। उसको लेकर आज एसीबी की टीम अचानक कल सुबह पहुंची और दबिश देकर मामले की जांच शुरू कर दी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शरद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सिरोही में एसीबी की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है और चालान बुक को भी इस वक्त एसीबी की टीम खंगाल रही है। चलिए बात करते हैं मरुधरा में मरीजों की बढ़ी मुश्किलों की। दरअसल आज से एम्बुलेंस कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, जिसके बाद अब मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं मरीजों की। एम्बुलेंस कर्मी वेतन वृद्धि रोकने से खफा हैं और लगातार सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और आज से उन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है, जिसकी वजह से मरुधरा में मरीजों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। आज से प्रदेश के मरीजों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल आज सुबह 6 बजे से एम्बुलेंस सेवा पूरी तरीके से ठप हो गई है। इस हड़ताल की वजह से मुश्किलें मरीजों की बढ़ चुकी हैं। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियन ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने घोषणा की है कि सरकार ने हर बार आंदोलन में आश्वासन से काम चलाया है और एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2019 से लगातार सिर्फ आश्वासन मिला है, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट 20% वेतन बढ़ोतरी का आदेश दे चुका है। इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। देश में 108, 104 एम्बुलेंस जो है कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर और कार्य बहिष्कार किया गया है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में 108, 104 एम्बुलेंस जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से बाधित रहेगी। एम्बुलेंस कर्मचारी पिछले 1 साल से अपनी मांगों को लेकर लगातार अपनी संघर्ष करते आ रहे हैं। खूब सरकार के जो अधिकारी उनसे वार्ताएं की है, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है। इसलिए आज मजबूर होकर पूरे राजस्थान में प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के बैनर तले पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा ठप की गई है।
हम कभी नहीं चाहते थे कि एम्बुलेंस सेवाएं बंद हो, लेकिन मजबूरी में आके आज हमें ये सेवाएं बंद करनी पड़ी है। जब तक कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक एम्बुलेंस सेवाएं बंद रहेगी। सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सचिन, एम्बुलेंस कर्मचारी तो हड़ताल पर चले गए हैं और अब मुश्किलें जो हैं वो मरीजों की बढ़ गई हैं। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारियों की बात की जाए तो जिस तरह से उन्हें बार बार हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उनका ये कहना है कि राज्य सरकार हर बार उनके आंदोलन को यह कहकर के समाप्त करवाती है कि इस बार उनकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी। और अभी हाल ही में करीब एक सप्ताह पहले यानी 12 अक्टूबर को भी यही सब कुछ हुआ था। उनका ये कहना है कि जो राजस्थान हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2019 में ही ये कह दिया था कि एम्बुलेंस कर्मचारी जो हैं उनके वेतन को देखते हुए ये काफी कम वेतन है, इसलिए इनके वेतन में 20% की वृद्धि कम से कम की जाए। ऐसे में राज्य सरकार ने उस वक्त हाईकोर्ट को ये हलफनामा भी दे दिया था कि वो इस पर तुरंत एक्शन लेंगे और कर्मचारी जो है वो वापस काम पर लौटे थे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है एम्बुलेंस कर्मचारियों ने कि अभी हाल ही में एक जो नया टेंडर जारी करने के लिए RFP जारी की गई है, उसमें कुछ संशोधन की डिमांड इन्होंने की थी, जिसको लेकर के इन्होंने आंदोलन भी किया था। और उसमें ये कहा था कि उसमें ये प्रावधान दिए जाएं कि जो भी कंपनी अब नया ठेका लेगी उसको हर साल 10% का वेतन वृद्धि करनी होगी और साथ में उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस करना होगा। साथ ही काम के जो घंटे हैं वो 12 घंटे से घटाकर उसे 8 घंटे किया जाए, जो कि अन्य कर्मचारियों के जिस तरह से होते हैं। और ये आश्वासन उनको मिल चुका था, लेकिन उन्हें दिया गया था। अब उनका आरोप है कि जब ये फाइल PHS के पास गई तो वहां पे जो 10% की वृद्धि थी उसे घटा करके 3% कर दिया गया। साथ ही उनका जो काम का जो घंटे तय हुए थे कि 12 से घटा करके उसे 8 घंटे किया जाएगा, उसे भी बढ़ा करके वापस 12 घंटे कर दिया गया है। तो ये एक तरह की उन्होंने कहा है कि ये वादा खिलाफी है। उनका आंदोलन ये कह करके तोड़वाया गया था कि ये सभी समझौते जो किए जा रहे हैं वो लागू कर दिए जाएंगे, लेकिन उनका ये आरोप है कि सरकार की तरफ से जब भी नुमाइंदे जो बैठते हैं, जो अधिकारी बैठते हैं, वो आश्वासन कुछ और देते हैं और कार्रवाई कुछ करते नहीं है। तो इस पर सचिन, तो अब चूंकि अब हड़ताल पर चले गए हैं, सुबह से ही एम्बुलेंस के पहिए थम चुके हैं, ऐसे में मुश्किलें तो मरीजों की बढ़ेंगी। विभाग इसको लेकर के अब कितना अलर्ट है? वार्ता को लेकर के कुछ पहल की जा रही हो? देखिए, अभी तक तो कोई पहल हुई नहीं है, लेकिन चूंकि अब कार्यालय खुले हैं और चूंकि कल देर शाम ये निर्णय हुआ था, तो सुबह से जिस तरह से वो आज हड़ताल पर गए हैं, तो अभी तक तो इस तरह का कोई एक्शन नहीं था। लेकिन जल्दी उम्मीद है कि राज्य सरकार जिस तरह का समझौता कर चुकी थी अभी एक सप्ताह पहले और जो लिखित में आश्वासन दिए थे, उसमें अगर किसी तरह का कोई संशोधन भी यदि हो रहा है तो क्या कोई मजबूरी है या किसी तरह की कोई कहीं गलतफहमी पैदा हुई है ताकि ये सब चीजें या परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, तो उसको लेकर के जल्दी वार्ता शुरू होगी। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए सचिन कि ये हड़ताल जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि मुश्किलें जो हैं वो मरीजों को होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। एक बड़ी खबर आपको अलवर से बता दें, जहां पर पटाखा बनाते समय ब्लास्ट हुआ है और इस हादसे में 4 पॉलिटेक्निक छात्र जो हैं वो झुलस गए हैं। एक की हालत गंभीर है, जिसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। आतिशबाजी के लिए ये पटाखे बनाए जा रहे थे। मामले के लिए अब पुलिस जांच में जुटी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें अलवर से, जहां पर पटाखा बनाते समय ब्लास्ट हुआ है। इसमें 4 पॉलिटेक्निक के जो छात्र हैं वो झुलस गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। लोग अलवर के मुल्तान नगर ये है कि कुछ सूतली बम थे, पुराने सूतली बम थे, जिनको जोड़कर और कोई ठीक कर रहे थे। दूसरे सूतली बम उसको बना रहे थे और कुछ उसको जो बज नहीं रहे थे उनको ठीक कर रहे थे। इसी दौरान उसमें विस्फोट हुआ और उससे ये जो 4 युवक हैं ये घायल हो गए। इसमें जो गौरव है उसको जयपुर रेफर किया है और बाकी जो 3 हैं वो अलवर में ही हैं। उनमें से एक राजकीय अस्पताल में है और 2 जो हैं वो एक निजी अस्पताल में है। हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेंद्र, क्या जानकारी है? पटाखा बनाया जा रहा था, ये छात्र क्या प्रयास कर रहे थे, क्या जानकारी है? जी, पुलिस की प्रारंभिक जांच में अभी तक यही सामने आया है कि छात्र खुद जो पुराने सूतली के बम जो फटाके होते हैं जो तेज धमाका करते हैं, उन पुराने फटाकों के बारूद को निकालकर कुछ एक बड़ा सूतली बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद पुलिस इसको देर रात पुलिस के द्वारा FSL और फॉरेंसिक
टीम को भी मौके पे बुलाया गया था और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार क्योंकि ब्लास्ट और आग लगने की वजह से सारे जो साक्ष्य थे वो मिट चुके थे, इसलिए पुलिस कोई भी इस मामले में कोताही नहीं बरतना चाहती है। पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक टीम को मौके पे बुलाया गया है, एफएसएल को जांच के लिए बुलाया गया है। पुलिस पूरी पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिरकार 4 छात्र क्या कर रहे थे, कि पूरे तो क्या आतिशबाजी का ही इनका लक्ष्य था, कहीं दूसरे कामों में तो छात्र लिप्त नहीं है। उस पूरी एंगल से पुलिस जांच करने में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस का अभी मानना है कि प्रारंभिक तौर पर केवल क्योंकि पॉलिटेक्निक छात्र हैं, कुछ नया करने की उनकी सोच थी, इसलिए वो अभी जांच में जुटी हुई है और छात्रों से पूछताछ कर रही है। क्योंकि अभी 3 छात्रों की हालत गंभीर है, इसलिए उनसे पूछताछ नहीं हो चुकी है, लेकिन एक जो छात्र है जो सामान्य है, उसको बहुत कम झुलसा है, उससे पुलिस ने पूछताछ की है। उसके आधार पर पुलिस का कहना है कि अभी तक केवल फटाके मनाने के, दीपावली को के दौर में नया तरीके के कोई फटाखा मनाने की तैयारी कर रहे थे, उसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाड़मेर से है, जहां पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। विवाहिता से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। आरोपी की तलाश में अब पुलिस जुटी है। धोरी मन्ना थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो बाड़मेर एक बार फिर से शर्मसार हुआ है और यहां पर एक विवाहिता से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया है, जिसकी तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। धोरी मन्ना थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो प्रदेश में लगातार दुष्कर्म की वारदात सामने आ रही है और बाड़मेर में एक बार फिर से एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रेमदान हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रेमदान, क्या जानकारी है? एक बार फिर से बाड़मेर शर्मसार हुआ है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये धोरीमन्ना थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर विवाहिता अपने घर पे अकेली थी, जिसका मौका उठा करके आरोपी ने घर में घुस करके उसके साथ में दुष्कर्म किया है। इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और आरोपी की तलाश की जा रही है, क्योंकि नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से आरोपी गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नामजद आरोपी है और पुलिस आरोपी को ढूंढ रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, चूरू से है, जहां पर पुलिस की एक कार्रवाई देखने को मिली है। NH-52 पर पुलिस ने कार्रवाई की और डोडा की तस्करी करते हुए एक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 29 किलो डोडा बरामद किया गया है। कार में सीट के नीचे छुपाकर डोडा पोस्ट रखा गया है। फतेहाबाद निवासी विष्णु गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक बड़ी खबर बीकानेर से, जहां पर पुलिस की गिरफ्त में 4 ठग आए हैं। ठग गैंग का सरगना अभी भी फरार है। चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कोटगेट पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, बीकानेर के कोटगेट थाना पुलिस ने मलेशियन करेंसी के बदले भारतीय करेंसी मांगकर ठगी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। शहबाज खान के एक व्यक्ति ने थाने में आके सूचना दी थी कि कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं कि मलेशियन करेंसी के जो नोट हैं ऊपर और नीचे लगाते हैं और मलेशियन करेंसी बताते हुए इंडियन करेंसी मांग लेते हैं। और जब वो मलेशियन करेंसी देते हैं तो उसके अंदर कोरे कागज़ मिलते हैं, ऊपर नीचे खाली मलेशियन करेंसी के 2 नोट मिलते हैं। इस पर मुकदमा दर्ज करके हमने तलाश की तो 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। एस साहिनपुन, इमरान, सुहान खान और इस्लाम। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात बेटी के लिए न्याय की।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर में एक परिवार 9 दिनों से अनशन पर बैठा है, खेत में भूख हड़ताल कर रहा है। मांग बस एक, हमारे साथ इंसाफ करो। लेकिन परिवार की पुकार अभी तक पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जोधपुर की बेटी की गुहार सुनो, जोधपुर की बेटी को इंसाफ दो, जोधपुर के जल्लादों को गिरफ्तार करो, जोधपुर की बेटी के गुनहगारों को सजा दो। 9 दिन हो गया मैं अनशन 9 दिन हो गया मैं अनशन धरने पे बैठा हूँ। कोई अधिकारी आता है मुलजिम गिरफ्तार नहीं होएगा। जब तक मैं यहाँ अनशन धरने पे बैठा रहूँगा चाहे हमारा प्राण जाए और मैं हटूंगा नहीं। सुना आपने, इंसाफ के लिए मरना भी पड़े तो मर जाएंगे, लेकिन अपनी बच्ची को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। ये परिवार पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर है, इस आस में कि सरकार उसकी गुहार सुनेगी, उसकी बेटी के गुनहगारों को गिरफ्तार करेगी, दरिंदे को उनके किए की सजा दिलाएगी। बच्ची से हैवानियत हुई तो खाकी के दर पर गुहार भी लगाई, लेकिन बेदर्द वर्दी वालों तक तो बच्ची के दर्द की आवाज ही नहीं पहुंच पाई। पुलिस से मायूसी मिली तो अब सरकार से आखिरी आस है, लेकिन ना जाने कब साहेब सुनेंगे और कब इस परिवार की सुध लेंगे। ये तस्वीरें जोधपुर के फलौदी की हैं, जहां चाकू थाना इलाके में एक माँ बाप पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इस परिवार का आरोप है कि इनके खेत में काम करने वाले एक शख्स ने इनकी बच्ची को अकेला देखकर उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया, धमकाया भी और अगले दिन एक और दोस्त को ले आया। फिर से दरिंदगी की घिनौनी करतूत का घर वालों को पता चला तो पुलिस के पास पहुंचे, सोचा शायद इंसाफ मिलेगा, लेकिन मिला तो सिर्फ भरोसा, इंसाफ नहीं मिला। हालांकि बड़ी मुश्किल से मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन शायद खाकी की नजर में गरीब के साथ जुल्म के कोई मायने नहीं। 9 दिन बीत गए, अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा? न्याय के लिए भूख हड़ताल की जरूरत क्यों? जिम्मेदारों ने क्यों नहीं सुनी पीड़ित परिवार की पुकार? रेप के आरोपियों पर कब तक होगी कार्रवाई? ये वो चंद सवाल हैं जो पीड़ित परिवार पूछ रहा है उन पुलिस वालों से जो जनता की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। लेकिन सच कितना कड़वा होता है, इंसाफ की जंग कैसी होती है, भूख हड़ताल पर बैठा ये परिवार बखूबी बयां कर रहा है। जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर व्यास जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, 9 दिन से ये परिवार जो है वो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा। देखिए अभिषेक, बात करें तो ये परिवार जो है आज 10वां दिन हो गया है। खेत जो स्कूल के समीप खेत है, एक स्कूल टीचर पर जो आरोप है इनका, इसके अलावा इनके खेत में काम करने वाले एक व्यक्ति पर आरोप है। स्कूल जो अध्यापक है पिछले 11 महीने से उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है और ना ही किसी तरह की जो है कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है, जिसके चलते स्कूल के सामने स्थित खेत में ही ये भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और लगातार इनकी मांगे। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा इनकी समझाइश का प्रयास किया गया, लेकिन वे अभी तक माने नहीं और भूख हड़ताल पर लगातार बैठे हैं। इनका कहना है कि भला ही हमारी जान चली जाए, लेकिन जो आरोपी सुमेर सिंह है, जो अध्यापक है पैसे से सरकारी स्कूल में, उसको अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे अपने मौत के पल तक जो है वो हड़ताल पर रहेंगे और किसी भी तरह अपनी बच्ची को जो है इंसाफ दिला के रहेंगे। जी चंद्रशेखर, आपकी बात किसी प्रशासनिक अधिकारी से हुई है, उनका क्या कहना है? अभिषेक, फिलहाल अगर बात करें तो जो है पुलिस के आला अधिकारी ने फिलहाल फोन नहीं उठाया, जिसके चलते उनसे बात नहीं हो पाई और चाकू थाना अधिकारी ने भी फोन नहीं उठाया था। जिसके बाद जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह जी से हमारी बात हुई, उन्होंने जो है पूरी घटना की जानकारी ली है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि पीड़िता के परिवार से बात करेंगे और इसके बाद वे आगे जो है दिशा निर्देश देंगे। जी अभिषेक। चंद्रशेखर, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम ये कहते हैं कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी
दुराचार होता है, कुछ भी होता है, आप पुलिस के पास जाएं। अब पुलिस ही अगर ऐसे करे तो फिर जिसके साथ इस तरीके से दुराचार हुआ है वो कहां जाए? देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर ये बात सत्य है कि आखिर जो कहीं ना कहीं जो इंसाफ पाने के लिए पुलिस एक सशक्त माध्यम है, लेकिन अगर बात करें तो इस मामले में कहीं ना कहीं जो पुलिस के अधिकारी है, जो आरोपी हैं, उनका कहीं ना कहीं एक पुलिस अधिकारी से भी कहीं ना कहीं रिश्ता सामने आ रहा है, जिसके चलते पीड़ित परिवार का कहना है कि चूंकि जो आरोपी का कोई परिजन है वो पुलिस विभाग में थाना अधिकारी है, जिसके चलते दबाव के चलते कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि ये जांच का विषय है कि आखिर क्या हो रहा है और किस तरह से जो है एक परिवार को 11 महीने घूमना पड़ता है और 10 दिन तक भूख हड़ताल पर एक स्कूल के आगे बैठा रहना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिस्टम पर एक सवाल निशान है, जो जिसकी जवाबदेहिता जो है विभाग की और सरकार की बनती है। जी चंद्रशेखर, यानी अगर मेरा कोई रिश्तेदार पुलिस में है तो मुझे कुछ भी करने की छूट मिल जाती है। अगर ये हाल रहा तो फिर क्या होगा? इंसाफ कहां से, किससे मिलेगा इंसाफ फिर? देखिए अभिषेक, आखिर तो इंसाफ पाने के लिए अदालत और पुलिस विभाग ही जो है सबसे महत्वपूर्ण जो रास्ता है, जिसको ही तय करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये जांच का विषय है कि आखिर इस मामले में एक और चीज चंद्रशेखर, क्या क्योंकि अब इस मामले को अगर देखा जाए तो मीडिया में आने के बाद और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम एसपी से भी जुड़ें, वहां के कलेक्टर से भी जुड़ें, क्योंकि जिम्मेदारी अब उनकी बनती है। पुलिस कप्तान जो वहां के हैं, पुलिस कप्तान ने कोई पहल की है या नहीं? क्योंकि 10 दिन से एक परिवार भूखा प्यासा इस तरीके से बैठा है, तो पुलिस कप्तान की अब जिम्मेदारी बनती है कि उनके जिले में अगर कुछ हुआ है तो वो देखें। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो 11 महीने में ये परिवार कम से कम 10 से 20 बार पुलिस के सभी आला अधिकारियों के पास गुहार लेके गया था। कई बार इनको ज्ञापन दिए गए, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन कोई कार्रवाई जब नहीं हुई तो हताश परिवार ने आखिर ये जो है अनशन का रास्ता अपनाया है और वे किसी भी तरह जो अपने बच्ची को न्याय दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर स्कूल के सामने ही बैठ गए हैं। हालांकि इनसे समझाइश का प्रयास जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रशासन को अपने जो है अब एक्शन में आना पड़ेगा और परिवार से बात करनी पड़ेगी। साथ ही जो अगर यदि कोई आरोपी है तो उसको हिरासत में लेकर या दस्तयाब करके उससे जो है पूछताछ कर इस पूरे मामले का पटाक्षेप सामने होना बहुत ही जरूरी है। जी, यानी ज्ञापन जो है वो एसपी तक भी जा चुका है, कलेक्टर तक भी जा चुका है, उनके नॉलेज में ये चीजें हैं, उसके बाद भी वो खामोश बैठे हैं। तौर पर अगर बात करें तो पीड़ित परिवार कम से कम 10 बार जोधपुर पहुंचा था और उन्होंने एसपी, आईजी, कलेक्टर सभी आला अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपकर अपना दुखड़ा सुनाया था, लेकिन बात जो है उनकी बनी नहीं, तो आखिर उन्होंने भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया है। अब देखने वाली बात है कि अब इस पीड़ित परिवार को या इस बच्ची को कब न्याय मिलेगा, इनका संघर्ष कहां तक पहुंचता है, ये देखने वाली बात है। तब तो मैं एक चीज के लिए और भी श्योर हूं चंद्रशेखर की हमारी तरफ से अगर एसपी या डीएम को फोन किया भी जाए तो वो फोन रिसीव नहीं करेंगे, इस चीज की भी गारंटी है, क्योंकि शायद उनके पास जवाब नहीं होगा। जी अभिषेक, निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं पर अक्सर जो है अधिकारी फोन को पिकअप नहीं करते हैं, फोन उठाते नहीं, जवाब देता इनसे बनता नहीं है, जिसके चलते जो हमारा जो फोन की घंटी बजती रहती है, उनको पता होता है कि फोन आ रहा है, लेकिन वे उठाते नहीं और ना ही कोई जवाब देते हैं। ये एक विडंबना है, लेकिन आखिर तो जवाब देना ही पड़ता है। जी अभिषेक, बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम अब डीएम और जो एसपी है वो इन चीजों को देखें, सरकार भी देखे कि आखिर बेटियों की स्थिति क्या है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। उम्मीद यह की जानी चाहिए कि कोई इस बेटी को न्याय दिलाए, इस परिवार को न्याय दिलाए। सुमन शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी नेता हैं। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सुमन जी, एक परिवार जो लंबे वक्त से इंसाफ की गुहार लगा रहा है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं। मामला ये जोधपुर के फलौदी का है, 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं, ना सत्ता पक्ष, ना विपक्ष, ना प्रशासन। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से राजस्थान के इन दिनों खबरें आ रही हैं, आप लोग भी दिखा रहे हो, जो स्थिति बनी है उसमें लगता है पहली भूमिका सरकार की होती है। सरकार है कहाँ, ये कहीं भी धरातल पे दिख नहीं रहा है। केवल टीवी स्क्रीन पे सभी नेता लोग मीटिंग करते हुए अपनी बाइट देते हुए दिखते हैं, बाकी जमीन में सरकार कहाँ है। जोधपुर तो हमारे मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है और वहां से आए दिन, कल बीकानेर में फायरिंग हो गई, परसों अलवर में हो गई, मैंने लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ, पुलिस है कहाँ, प्रशासन और शासन है कहाँ, कहीं भी नहीं है।
मुझे लगता है कि जितने भी अपराधियों को ये छूट मिल गई है कि राजस्थान में आइए, अपराध कीजिए और मस्त रहिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जनता जाए बाहर में, उनकी जो व्यवस्था है दुर्भाग्यजनक है कि छोटी छोटी चीजों पे हमारे मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं, कोई घटना या कोई ऐसी बात हो चुटकी लेते हैं, हाथरस में कुछ हो जाए तो बहुत बड़ा बयान देते हैं, लेकिन राजस्थान में कुछ भी हो जाए, बेटियां लूट रही हो, चाहे महिलाओं को मारा जा रहा है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की, तो फिर विपक्ष कहाँ है सुमन जी? विपक्ष फिर कहाँ है? अगर आपको लग रहा है कि सरकार सोई है तो फिर विपक्ष कहाँ है? मैं आपको बताना चाहूंगी फलौदी वाले मैटर पे जो हमारे वहाँ संगठन के लोग हैं, वो लोग उनके पास गए भी थे, उन्होंने आवाज भी उठाई है। अब आप लोगों ने कवरेज नहीं किया, आप लोग की जानकारी में नहीं है। मतलब सुमन जी, ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि मीडिया पे ही हर चीज फोड़ दो। आपने पूछा, हमारे संवाददाता वहां से एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं, अब आप कह रही हैं कि आपके कोई पार्टी के लोग वहां गए और हमने उसे कवर नहीं किया। आपको सूचना नहीं है, ये मैं कवर नहीं किया, आपको आरोपित नहीं करी भाई साहब। देखो आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोकल सुमन जी, हम उम्मीद ये करेंगे कि एक मजबूत विपक्ष के नाते सुध ली जाए कम से कम अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी केंद्र सरकार का ही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के कराची से यह बड़ी खबर है जहां पर एक धमाका हुआ है और धमाके में इमारत की एक मंजिल गिरी है। धमाके में कई लोग घायल भी हुए हैं। धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मच गई है। फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया है तो धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई है। पाकिस्तान के कराची में एक धमाका हुआ है और इस धमाके की वजह से एक मंजिल जो है एक इमारत की वो गिर गई है और कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वर्दी वाले वीरों को सलाम।